जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि लेंस और मिरर क्या होता है, लाइट क्या होती है, लेंस और मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस मिरर से कैसा इमेज बनता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के कुछ गुण जो कि मैक्सवेल ने दिए थे। मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के साथ साथ ये कुछ गुणों का पालन करता है। इसके पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जो क्वालिटीज़ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वो पिछला वाला वीडियो पार्ट 1 था, ये वीडियो पार्ट 2 है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाशिकी पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ रूल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इन रूल्स का कुछ एग्जाम्पल दे देगा। जैसे कुछ रूल में हर एक एग्जाम्पल होता है, मरीचिका हो गया और डायमंड हीरे का चमकना और पानी की सतह से वस्तुओं का कुछ ऊपर दिखाई देना। तो ऐसे कुछ तमाम एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देगा आपको और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस गुण का पालन करता है या फिर प्रकाश के किस नियम के तहत ऐसा सिचुएशन देखा जाता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमको पढ़ने सारे नहीं है। पढ़ने हैं हमको परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन और ध्रुवण। यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सब घटनाएं हमें पढ़नी है। अब परावर्तन में दो रूल होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम में हम देखेंगे समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। दो नियम के बाद, इन दोनों नियमों को पढ़ने के बाद हम देखेंगे समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। सेम चीज अपवर्तन। एक बात आप जान लीजिए कि परावर्तन दर्पण में होता है, अपवर्तन लेंस में होता है। दर्पण से अपवर्तन नहीं होता है, लेंस से होता है। तो परावर्तन होता है दर्पण से, अपवर्तन होता है लेंस से। विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन और ध्रुवण। तो परावर्तन देख लीजिए, अपवर्तन एकदम बेसिक भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, आप उससे टकरा गए और आपने उसको खींच करके जोरदार एक चाटा मार दिया। अब अगर वो भी व्यक्ति सेम गुस्से के साथ, सेम बल के साथ आपको भी वही जोरदार चाटा मारता है तो वो होता है परावर्तन। यानी जिस रफ्तार से आप प्रकाश गई, टकरा करके उसी रफ्तार से क्या हो गई, वापस आ गई। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन ये होगा कि मान लीजिए वो व्यक्ति कमज़ोर है, तो आपने जब उसे चाटा मारा, वो दो काम कर सकता है, या तो वो वहीं बेहोश होकर गिर सकता है, दूसरा काम वो कर सकता है, रोते रोते भाग सकता है। तो यानी प्रकाश टकरा कर वापस नहीं आई बल्कि माध्यम में से गुजर जाती है। अब वो हल्की मुड़ के गुजर जाती है, यानी वो टकरा करके वापस नहीं आएगी, यानी वो मारने तो नहीं आएगा, ये पक्की बात है, भले उसके बाद वो चाहे जो करे। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन क्या होता है, तो परावर्तन से मिलता जुलता विवर्तन होता है। विवर्तन में क्या होता है कि लाइट जो होती है, प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण किनारों से मुड़ करके टकरा करके वापस चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा पतला किनारा होना चाहिए, तभी जा करके विवर्तन का नियम लगता है। व्यतिकरण क्या होता है, तो व्यतिकरण होता है कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगें आपस में टकराती हैं तो उनसे दो चीज़ होती हैं। या तो वही बात हो गई कि दो समान बल वाले इंसान जब मिलते हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। तो व्यतिकरण में ये होगा कि दो समान आवृत्ति की तरंगें आपस में टकरा करके किसी क्रिया को अंजाम देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। आपने पुराने ज़माने में फिल्में वगैरह देखी होंगी, रामायण में देखी होंगी कि यहाँ से दानव तीर चलाते हैं, यहाँ से देवता तीर चलाते हैं, तो तीर आपस में आकर के बूम फट जाता है। तो वहाँ पे कोई क्रिया होती नहीं है, उनकी भी शक्ति वापस चली जाती है, उनकी भी शक्ति वापस चली जाती है। तो वही होता है व्यतिकरण में, दो समान आवृत्ति की तरंगें आपस में आकर के टकराती हैं, या तो वहाँ पे कोई रंगीन सा नज़ारा दिखेगा या तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ये होता है व्यतिकरण में। प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकीर्णन का स्पेलिंग देख लीजिए, स्कैटरिंग। स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना। तो यानी जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, गुजरने के बाद जब अपने सातों रंग में विभक्त हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। यानी नॉर्मली हमें प्रकाश किस रंग की दिखाई देती है, येलोइश कलर की दिखाई देती है या फिर वाइटिश कलर की दिखाई देती है। सातों रंग तो बेसिकली नहीं दिखते हैं किसी भी प्रकाश में, चाहे जो भी देख लीजिए आप नॉर्मली। लेकिन प्रकीर्णन एक क्वालिटी है कि प्रकाश को अगर हम किसी ऐसे माध्यम में गुजारें जब उसका वो 7 रंग में विभक्त हो जाए या फिर बहुत सारे अपने गुणों में विभक्त हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन बोलेंगे।
ठीक है। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरंगों में नहीं दिखता है। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। जो तो ध्रुवण होता है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में देखने को मिलता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये है बेसिकली इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन। याद करने की ट्रिक, परावर्तन, जोर जार चाटा, परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन या तो चला जाएगा या फिर वहीं पे बेहोश होके गिर जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। डिफ्रैक्शन, बहुत ही नुकीली सतह से क्या होगा? प्रकाश टकरा करके वापस जाएगा, विवर्तन। व्यतिकरण क्या होगा? व्यतिकरण में दो समान आवृत्ति की तरंगें आपस में मिलेंगी और धूम धड़ाका हो जाएगा। प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकाश एक लाइन से आती है, किसी माध्यम में गुजरती है और सातों रंग में क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। ध्रुवण केवल कहाँ दिखता है? अनुप्रस्थ तरंगों में दिखता है और सामान्य सी घटना होती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कि परावर्तन में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से दो नियम हैं जो हमको परावर्तन में पढ़ने हैं। तो देखिए, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये कहता है, नियम जानने से पहले ये डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई दर्पण का तल है जिसका एक तरफ पेंट किया हुआ है। पेंट किससे होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से, बताया था मैंने। एक तरफ पेंट किया हुआ है ये सतह, इसको बोलते हैं अभिलंब तल। अभिलंब तल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एक आभासी रेखा अभिलंब खींची जाती है इसको डिवाइड करने के लिए। ये होती है इंसिडेंट रे, यानी ये हमारा लाइट का सोर्स हो गया। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? लाइट को डाल रहे हैं। इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, यानी यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है, आपतित किरण हो जाएगी ये, इसको आई से दिखाते हैं। और ये हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण, जिसको आर से दिखाते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला नियम ये कहता है कि अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तल तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी किसी भी स्मूथ सरफेस पे जिधर से लाइट आती है, परावर्तन का यही रूल होता है कि जिधर से लाइट आ रही है, लाइट उसी तल से टकरा करके सीधे क्या करती है? निकल जाती है। तो यही है परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये जब किरण जो आ रही है किसी भी लाइन से आ रही है, तो ये अभिलंब और इसके बीच में कुछ डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर, इसको बोलते हैं आपतित कोण। आपतित किरण कोण बना रही है तो आपतित कोण हो जाएगा, और परावर्तित किरण ये कोण बना रही है तो हो जाएगा परावर्तित कोण। तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण आपतित कोण बराबर होता है किसके? परावर्तित कोण के। आपतित कोण किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के। यानी अगर मान ले कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रूल है। इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि दे देगा कि मान लीजिए इसके और इसके बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो एंगल आई और एंगल आर बताइए। तो ये देख लीजिए, ये एंगल पूरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसमें ये दिखा रहा है कितना? 30 डिग्री। तो 30 माइनस 90 कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री ये होगा एंगल आई, तो एंगल आर बराबर भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो ऐसे न्यूमेरिकल आ सकता है, कम आता है लेकिन आ सकता है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। आपतित कोण का मान जितना होगा उतना ही मान होगा हमारे परावर्तित किरण का। अब परावर्तन जो होता है वो दो तलों से होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। परावर्तन समतल और गोली दर्पण से किस किस जगह पे होता है? तो समतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनता है और उल्टा बनता है। चौथी बात, उसका आकार बढ़ता है या घटता है? तो कुछ नहीं होता, आकार क्या रहता है? समान रहता है, समान आकार का।
तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की कुछ खास बातें। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है और आकृति उसकी सेम रहती है, यानी जितनी दूर पे आप खड़े हैं प्रतिबिंब में भी आप उतने ही दूरी पर दिखाई देंगे, ना उससे ज़्यादा दिखाई देंगे ना ही उससे कम दिखाई देंगे। अब गोलीय दर्पण में दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। पहला होता है अवतल यानी कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ये आपको पता है, लेकिन कहाँ कहाँ बनता है ये आज हम जानेंगे। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है पिछली क्लास में बताया था, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है पिछली क्लास में बताया था। आज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और कहाँ बनता है ये जानने से पहले हम कुछ टर्म्स जानेंगे कि वक्रता केंद्र कहाँ होता है, वक्रता फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। उसके बाद हमको समझ में आएगा कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका एक्चुअल लोकेशन हम निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बन गया हमारा दो प्रकार का लेंस। आप बताइए इनमें से कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है? तो जिस पे उभरे हुए सतह पर पेंट किया होता है, यानी जिसका गहरा गुफा जैसी सतह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। केव से मैंने बताया था गुफा से। और कॉन्वेक्स लेंस जिसका उभरा हुआ सतह होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई दर्पण लिया है गोल सा, तो इसका कुछ सेंटर होगा, त्रिज्या। तो यहाँ पे हम उसको किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मान लें हम क्या, उसका सेंटर है। अब सेंटर हो गया, इसको हम बीच से काट दें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। किसी भी गोलीय दर्पण को अगर हम बीच से काटते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसको ऐसे करके मिला दें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम मान लेते हैं सेंटर, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। सेंटर से कुछ दूरी पर होता है हमारा फोकस। फोकस ऐसे ही नहीं रख लेते हैं, सेंटर का आधा होता है फोकस। और ये जो गोलीय दर्पण जिस बिंदु पर अभिलंब से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रधान अक्ष क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है वह बिंदु जो कि गोली के एक सतह को फोकस से काटते हुए दूसरे सतह से क्या करता है? मिलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको हम दिखाते हैं ए से। बच गया हमारा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यही से हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है एफ आर बराबर 2F। यानी कि किसी मिरर की आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई है, उसकी फोकस निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसका एक और वर्जन भी है, F बराबर R/2। यहाँ पे देखिए फोकस जो त्रिज्या है वो फोकस का दुगना है, यानी त्रिज्या की आधा फोकस दूरी है। तो फॉर्मूला लग जाएगा R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2। तो देखिए जब हम वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ कहाँ रखेंगे तो चित्र कहाँ कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बताइए अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है या वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ये सब समझिए, ट्रिक के माध्यम से समझिएगा, और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, इसको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वस्तु अनंत पर होने का मतलब क्या है? अगर वक्रता केंद्र के बाहर है, मतलब वक्रता केंद्र से दूर होती है तो उसको हम अनंत का नाम देते हैं। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा कहाँ? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर अनंत पे रहने से फोकस पे बन रहा है, तो जब वस्तु फोकस पे रहेगी तो कहाँ बनेगा चित्र? वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। एक याद करने से आपको दो तैयार हो गए। पहला, अनंत पे अगर कोई वस्तु है तो चित्र कहाँ बनेगा? फोकस पे। और अगर फोकस पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। दूसरा पॉइंट कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो चित्र कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होने पर चित्र बनता है कहाँ? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बनेगा? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब जब दूसरी स्थिति है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, जस्ट उसका उल्टा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। इसको भी डिनोट कर लेते हैं हम नंबर से। F और C पर रहेगा तो C और इनफाइनाइट पे बनेगा, C और इनफाइनाइट पे रहेगा तो F और C के बीच बनेगा।
जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगी तो चित्र ही भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब सबसे लास्ट वाला ये सबसे अलग है। देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन होने पर टोटल 6 सिचुएशंस होती हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं। उन सभी की वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और उसकी प्रकृति, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर वाले तो 5 पॉइंट जो है उनमें से काफ़ी ईजी होता है, मतलब ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो छठा पॉइंट होता है उसके प्रतिबिंब की प्रकृति भी अलग होती है, उसके प्रतिबिंब का आकार भी अलग होता है और उसके प्रतिबिंब की स्थिति भी अलग होती है। तो अगर वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रहती है तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि वस्तु का आकार कैसा कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार, सॉरी, वस्तु अगर कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी तो उसका आकार कैसा रहेगा, यहाँ रहेगी तो उस प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा। अब हम ये देखते हैं। अब प्रतिबिंब का बन तो गया, मतलब कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको पता चल गया। अब हम पता करेंगे कि उस प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा। तो आकार हम बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए अगर कोई वस्तु अनंत पे है यानी इनफाइनाइट, बहुत दूर है, तो वो कैसी दिखाई देगी आपको। जैसे हम यहाँ पे हैं, हमको तारे कैसे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बिंदु मात्र दिखाई देते हैं। तो जो वस्तु जितनी दूर होगी उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, उतना ही छोटा बनेगा। तो अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बिंदु मात्र बनता है। अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। फोकस को छोड़ दीजिए, क्योंकि फोकस जो है वो बहुत मिरर के बहुत पास होता है। यहाँ पे आते हैं वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट, अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में अगर चित्र वस्तु रहेगी तो चित्र कहाँ बनेगा, चित्र कैसा बनेगा, सॉरी कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा, क्योंकि इसकी स्थिति देखिए अनंत से थोड़ा सा कम है और वक्रता केंद्र से दूर है। इन दोनों के बीच में रहेगा तो छोटा ही बनेगा, क्योंकि दूरी अभी भी क्या है, लगभग समान है। फिर आते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस एकदम पास वाला एरिया है और वक्रता केंद्र से थोड़ा पास और फोकस से थोड़ा दूर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब आते हैं वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उसकी आकार कैसा रहेगा, समान आकृति का रहेगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब का आकार होगा। फिर आता है फोकस और ध्रुव के बीच। ये एफ और पी से आप कंफ्यूज ना होए, यहाँ पर सारा डिनोटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र होता है, एफ जो लिखा है वो फोकस होता है, इनफाइनाइट का चिन्ह यानी अनंत का, पी यानी ध्रुव। यहाँ पे जगह की कमी है इसीलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उसका आकार कैसा होता है, तो बड़ी आकृति का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का बड़ा होगा। अब बचता है फोकस। फोकस जो होता है वो दर्पण के बहुत ज़्यादा क्या होता है, समीप होता है। तो फोकस पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। बहुत छोटा कब बनेगा, बहुत बड़ा कब बनेगा, बहुत छोटा तब बनेगा जब वस्तु अनंत पे हो। बहुत बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो। और इसकी प्रकृति तो उससे भी ज़्यादा आसान है। इन सभी पांचों में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वास्तविक, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा और उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा। तो इन सभी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक। बस छठा नंबर जो है, फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनता है सीधा तथा आभासी। कैसा बनता है, सीधा आभासी। क्यों बनता है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा क्या रहती है, आभासी रहती है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा समय निकाल के अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर वस्तु अनंत पे है, बहुत दूर है, तो आकार उसका क्या होगा, बहुत छोटा होगा। फोकस पे है, एकदम पास में है, बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, छोटा बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र यानी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। वक्रता केंद्र पर है तो समान आकृति का बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, फोकस पर जब कोई वस्तु होती है। सबसे छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु अनंत पे होती है। अनंत पर अगर कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, फोकस पे कोई वस्तु होगी तो अनंत पे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। छठा नंबर थोड़ा डिफरेंट है।
फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आकृति में बड़ा होता है, प्रकृति इसकी सीधा और आभासी होती है। तो ये हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें टोटल 6 घटनाएं होती हैं। उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें केवल 2 घटनाएं हमें पढ़नी होती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया हो तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं अवतल दर्पण से परावर्तन जब होता है तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, उसका आकार कैसा होता है, प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है। तो अवतल दर्पण में 6 केस पढ़े थे, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें केवल हमको कितने केस पढ़ने होते हैं, 2 केस पढ़ने होते हैं। पहला होता है कि प्रतिबिंब अगर ध्रुव और इनफाइनाइट यानी अनंत के बीच में बनता है, वस्तु अगर ध्रुव और अनंत के बीच में रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा केस है कि अगर वस्तु अनंत पे होगी तो सेम जैसे अवतल दर्पण में बनता था, ये वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पे बनेगा, और ध्रुव और अनंत के बीच में रहेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। इसका आकार कैसा होता है, हमेशा क्या होगा, छोटा, वस्तु से छोटा। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो सीधी होती है, सीधा और आभासी। इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, सीधा आभासी। अगर आपसे कोई पूछे कि सीधा और आभासी क्यों होता है तो आप बता पाएंगे क्यों, क्योंकि ये हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। और ये बनती है तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं चलता। आभासी क्यों है, क्योंकि देखिए ये है आपका पोल होता है और यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर लाइट आई टकरा के, तो हम इस लाइट की किरणों को थोड़ा पीछे लेकर के जाते हैं, क्योंकि आगे तो किसी से मिलने वाली नहीं है, ये परावर्तित होकर क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो हम इसके इस बिंदु को, जो टकराने वाला बिंदु होता है, उसको कुछ पीछे लेकर के आते हैं। तो ये जाके कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होता है। ठीक है, और आभासी होगा तो सीधा बनेगा। तो ये हो गया अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है, ये सब हमारा कवर हो चुका है। देखिए ये सब परावर्तन के नियम से आगे बढ़ने से पहले एक रूल जान लीजिए। एक फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f। इस फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। इसका डेरिवेशन भी होता है, बट इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप डेरिवेशन पढ़ें या जाने कि ये कहाँ कहाँ से आता है। बस इसको याद कर लीजिए और ये जान लीजिए कि इसमें u, v और f क्या है। तो f जो है वो क्या है, फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी। u जो है ऑब्जेक्ट की दूरी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। v जो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से, ध्रुव से। तो f बराबर फोकस दूरी है, u बराबर ध्रुव से वस्तु की दूरी। u को मान लीजिए वस्तु, और v यानी प्रतिबिंब की बात कर रहा है। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे बता देगा कि v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू इतनी है, तो f की वैल्यू निकालिए, या फिर f की देगा, u और v की पूछ सकता है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में। और जो पीछे फॉर्मूला बताया था f बराबर r/2 और r बराबर 2f, उससे भी क्वेश्चन फंसता है। एक आता है क्षमता से लेकर के, लेंस की क्षमता, तो वो लेंस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम दर्पण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण से 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2 फॉर्मूले, पहला f बराबर r/2, दूसरा 1/u + 1/v = 1/f। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। परावर्तन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो रिफ्रैक्शन जानने से पहले परावर्तन को थोड़ा याद कर लीजिए। उसमें क्या था, एक अभिलंब था, एक परावर्तक तल था, जिसमें आपतित किरण आती थी और अभिलंब से मुड़ करके क्या कर जाती थी, अभिलंब तल से मुड़ करके परावर्तित होकर के चली जाती थी। इसको I से डिनोट करते थे, इसको R से डिनोट करते थे। इतना पता है। अपवर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई तल है, अब उसको परावर्तक तल कहते थे, तो अभी अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तक तल कहेंगे। अभिलंब ये है, यहाँ से कोई आपतित किरण आती है यानी I,
ये परावर्तक तल से मुड़ने के बजाय क्या होती है, सीधी निकल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। जैसे वही मार्केट वाली बात हो गई कि इंसान को आपने खींच के एक चाटा मारा, वो मुड़ करके आपको मारने के बजाय क्या होता है, डर करके भाग जाता है। उसी को हम बोलते हैं अपवर्तन की घटना। ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बिना मुड़े क्या होती है, सीधे निकल जाती है। उसी को हम बोलते हैं अपवर्तन। तो अब अपवर्तन में ये जो होता है अभिलंब का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। अब इसमें माध्यम दो होते हैं। माध्यम की बात हो ही रही है तो माध्यम की बात कर लेते हैं। पहला होता है सरल सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। अब इस पे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है कि बताइए कि कोई वस्तु, पानी के अंदर कोई वस्तु है, बाहर से देखने पे हमें उस तल से थोड़ी उठी हुई क्यों दिखाई देती है। पेंसिल का टुकड़ा पानी में डालने पे हमको थोड़ा टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन माध्यम में या फिर सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब क्या होता है, और विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। सघन माध्यम का आप मतलब जान ले, इस सघन का मतलब क्या होता है, घना, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह, और विरल का माध्यम खाली मार्केट। ठीक। तो सघन माध्यम में जब वस्तु सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण जो है वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए किसी छोटे बच्चे का, वो अगर मान लीजिए अपने मम्मी पापा के साथ किसी मेले में गया है तो क्या वो उनका हाथ छोड़ करके ऐसे ही कहीं घूमता फिरेगा, नहीं। वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के, यानी उनसे और क्या करेगा, उनकी तरफ जाएगा। तो जब प्रकाश विरल से कहाँ जाता है, सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। अभिलंब की ओर क्या करता है, मुड़ता है। लेकिन वही अगर इसी बच्चे को किसी खाली मैदान में ले जाया जाए उनके माता पिता के द्वारा, तो वो उनका हाथ पकड़ के आसानी से क्या होगा, पूरे मैदान में घूम फिर के खेलेगा। तो यहाँ से समझ लीजिए कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह से खाली जगह पे जाती है, तो क्या होती है, विलंब से दूर, यानी माता पिता से दूर होकर के क्या करेगा, बच्चा आराम से खेलेगा। लेकिन वही अगर बच्चे को किसी अपने घर से निकाल के, मतलब विरल माध्यम से निकाल करके किसी सघन माध्यम में किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे लेकर के जाएं, तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। यही रीज़न है कि जब जो ये पानी है, यहाँ से हम पेंसिल को अगर डालें, पेंसिल को अगर डालते हैं तो ये क्या होता है, विरल माध्यम होता है। एयर क्या है, विरल माध्यम है, और वाटर उसके मुकाबले क्या है, सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो हमें पेंसिल क्या होती है, थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम है, जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के दो नियम हैं। अब वो दो नियम क्या है उसको देख लीजिए, उससे पहले इसको साफ कर लिया जाए। अब देखिए, जैसे परावर्तन के नियम में था कि साइन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सेम इसमें भी वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तल। आपतित किरण ये, अपवर्तित किरण ये, अभिलंब तल, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, अभिलंब तल, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो I इक्वल टू आर। फिर दूसरा होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अपवर्तनांक को नियत रखने के लिए एक नियतांक का यूज किया जाता है जिसको म्यू कहते हैं। तो अगर प्रकाश मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो कुछ डिग्री का एंगल बनाता है जिसको हम कह देते हैं थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कि इसकी वैल्यू निकालने की विधि को और आसान करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, साइन। तो साइन की वैल्यू जितनी दी रहेगी हम आसानी से उसकी वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं साइन। तो साइन आई इक्वल अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, जो एक होता है नियतांक। नियतांक क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। ये स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली आप जान लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कुछ डिग्री का एंगल बनाती है। उस डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन का यूज करते हैं। और उसका फॉर्मूला बन जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, और कहीं कहीं इसको हम एन से भी दिखाते हैं। ठीक है। तो अपवर्तन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर अपवर्तन के नियम में कुछ खास है नहीं, बस दो चीज़ आप याद रख लीजिए कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कोण आई बराबर कोण आर। फिर दूसरा होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू।
म्यू क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, जिसको नियतांक भी कहते हैं। वो अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है। ठीक है। साइन आई जो है, यहाँ पे अक्सर करके माध्यम हम क्या रखते हैं? निर्वात रखते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तो भी मैंने लिखवाया था कांच में कितनी होती है, और 2-3 का लिखवाया था, उसको देख लीजिएगा आप। और तो इसका बेसिकली फॉर्मूला ये हो जाएगा कि I बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे के किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, उसी को हम sin I अपॉन sin R इक्वल टू म्यू से दिखाते हैं। इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कुछ अलग नहीं है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट का नेम है, और उन्होंने क्या किया था? ये नियम दिया था। ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, जैसे कि भी मैंने एक्सप्लेन किया। सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर, सूर्योदय के समय सन का आकार और सूर्यास्त के समय सन का आकार और समय दोनों में अंतर होना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जल की मछली का उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा क्या दिखाई देना? ऊपर दिखाई देना। या फिर आप पानी में कोई सिक्का भी डालते हैं तो उसको अगर आप सामने से देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, तो वो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लिख लेते हैं उसको। प्रकाश का विवर्तन तो बताया था, इसमें कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। तो प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले किनारों पर मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों पर या फिर बहुत ज़्यादा पतले किनारों पर मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्लेड की सतह का चमकना। ब्लेड की सतह का चमकना, ब्लेड की जो सतह होती है, जो किनारे पे कटने वाली होती है, वो देखेंगे उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है। या फिर कोई भी नुकीली चीज़ अगर आप देखेंगे तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा शाइन करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहीं पे प्रकाश क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, यानी किनारों पे आकर के क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो प्रकाश का बहुत ही पतले किनारों पर वो कितना पतला होना चाहिए, उसकी भी एक शर्त है, 10⁻⁷ 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁷ मीटर वो क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए, तभी जाकर के विवर्तन की घटना होगी। ठीक। इसमें एग्जाम्पल ये रखिएगा कि ब्लेड की सतह का चमकना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ब्लेड की सतह का चमकना किस प्रकाश के किस गुण को दिखाता है? तो विवर्तन को दिखाता है। आगे व्यतिकरण जब भी आए, आप एक ही एग्जाम्पल याद रखें कि जब रामायण या फिर महाभारत में जब देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध होता था तो दो समान आवृत्ति वाली क्या होती थी? ये तीरें आपस में आके लड़ती थी, और यहाँ पे क्या होता था? धमाका होता था, और दोनों वहीं पे क्या हो जाती थी? नष्ट हो जाती थी। तो व्यतिकरण में भी कुछ ऐसा होता है, दो समान आवृत्ति की तरंगें क्या होंगी? दो समान आवृत्ति की तरंगें आपस में क्या होंगी? टकराकर आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि इस तरंग से इस तरंग की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। ये समान आवृत्ति की तरंगें जब आपस में टकराती हैं तो या तो ये रंगीन प्रकाश दिखाती हैं, रंगीन प्रकाश, या फिर बिल्कुल क्या कर देती हैं? अंधेरा करती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप इसमें ले लीजिए, साबुन के बुलबुले का चमकना, साबुन का बुलबुला होता है ना, या फिर वॉशिंग पाउडर का ही ले लीजिए, उन सभी में क्या होता है? व्यतिकरण होता है। जो समान आवृत्ति की तरंगें होती हैं आपस में टकराती हैं तो प्रकाश, रंगीन प्रकाश दिखाती हैं। तो ये हो गया व्यतिकरण हमारा। अब देखते हैं ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है?
पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ध्रुवण जो होता है वो दो तरंगों के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। किन दो तरंगों के बीच में? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे। होता किसमें है? ध्रुवण हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। तो ध्रुवण में होता क्या है कि प्रकाश हर जगह फैलने के बजाय एक जगह ध्रुवित हो जाता है। जैसे आप किसी लाइट सोर्स को अपने घर में जलाते हैं तो पूरे घर में उजाला होता है, लेकिन आप लेज़र लाइट को जलाते हैं तो क्या पूरे घर में उजाला होता है? नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश होता है, पोलराइज्ड लाइट होती है, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ध्रुवण का काम यही होता है कि प्रकाश को भटकाने से बचाना और एक जगह क्या करना? केंद्रित करना। यहाँ से जाने के बाद प्रकाश क्या हो जाती है? सीधी रेखा में गमन करती है और जहाँ पे उसको पॉइंट किया जाता है वो केवल वहीं जाती है। तो ध्रुवण का काम समझ में आ गया। ये केवल किस में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ये क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ध्रुवित करता है, जिससे पूरे रूम में उजाला ना होकर के किसी एक बिंदु पर वो क्या होता है? कैप्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब एक और घटना होती है प्रकाश में जिसका रीजन किसी को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रट लीजिए इसको। होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण कहें तो क्रांतिक कोण वह कोण होता है, क्रांतिक कोण किसी माध्यम में बना वह कोण होता है जिसके लिए, वह कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री हो जाता है। सघन माध्यम है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे जाती है तो विरल माध्यम में एक थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। ये हो गई नॉर्मल सिचुएशन, इसको बोलते हैं θ1, इसको बोलते हैं θ2। अब दूसरी सिचुएशन में देखिए कि मान लीजिए ये थीटा डिग्री का कोण न बनाते हुए क्या कर गई? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में गई तो इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। इसके बीच में बने कोण को बोलेंगे आपतन कोण, इसके बीच में बने कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो क्रांतिक कोण यहाँ पे बना, सी से दिखा रहे हैं इसको। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम क्या? क्रांतिक कोण। लेकिन वही वैल्यू जब 90 डिग्री से बढ़ करके क्या हो जाएगी और ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे सिचुएशन आती है किसकी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब अपवर्तन कोण, यानी कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, आपतन कोण से ज़्यादा मान अपवर्तन कोण का हो जाता है और ज़्यादा कितना? 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि वो चीज़ माध्यम को चीर करके सीधी नहीं निकलेगी, वापस से रिफ्लेक्ट होकर के क्या आ जाएगी? वहीं आ जाएगी। तो हमें उस चीज़ का आभासी प्रतिबिंब दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है या फिर हमको आभासी प्रतिबिंब उसका दिखने लगता है। तो फिर से समझ लीजिए क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री होगा तो क्रांतिक कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लीजिए कि अक्सर करके एग्जाम में पूछ देता है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिका के दिखाई देना। दूसरा, हीरे का चमकना। तीसरा आता है टूटे आईने का चमकना। जब किसी आईने में दरार आ जाती है तो वो दरार पे जब लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखिए वो समझ में आ गया। अब देखते हैं सबसे लास्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण दो होते हैं, एक तो हिंदी वाला वर्ण होता है वर्णमाला, और एक वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब विक्षेपित यानी भटक जाना। तो रंगों का अपनी दिशा से क्या होना? भटक जाना, ये क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ये किसकी घटना है? प्रकाश के गुण की घटना है। तो
इसको हम जनरली प्रिज्म के माध्यम से समझते हैं। प्रिज्म में होता क्या है, प्रिज्म में भी पूरा आंतरिक परावर्तन ही होता है कि जब कोई लाइट मीडियम इसमें एंटर करती है तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और आसमान में ये घटना क्यों होती है, क्योंकि जो पानी की बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो हमें जब बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जब वर्षा की बूंदें आसमान में टिकी होती हैं, तो जब प्रकाश की लाइट, सूर्य का प्रकाश उसके अंदर आता है तो वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं और 7 रंगों में क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं। उन सभी रंगों का कलर यहाँ से आप देख लीजिए, विबग्योर, विबग्योर रंग में विभक्त हो जाती हैं, जिसमें सबसे कम विक्षेपित होती है लाल रंग का प्रकाश और सबसे ज़्यादा विक्षेपित होती है कौन सी, बैगनी रंग का प्रकाश। और यही सेम सिचुएशन प्रकीर्णन में भी होता है कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग के प्रकाश का और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग के प्रकाश का। तो ये भी आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी कलर का होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाल कलर का। इसको याद रखने का इजी सा तरीका है, सबसे नीचे जो कलर रहेगा वो सबसे ज़्यादा झुका होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भटका हुआ है। सबसे कम जो झुका होगा कलर वो क्या होगा, रेड कलर होगा। सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम प्रकीर्णित प्रकाश होता है और सबसे ज़्यादा विक्षेपित या फिर प्रकीर्णित प्रकाश होता है बैगनी। सबसे कम विक्षेपित या फिर प्रकीर्णित प्रकाश होता है रेड कलर। होते 7 हैं, VIBGYOR, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको एक और हिंदी वाले तरीके से भी याद कर सकते हैं, बैनी आह पिनाला, बैनी ह पिनाला या फिर बैनी आह पिनाला, इससे भी याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रकाश के बारे में। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारे टॉपिक्स क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं प्रकाश के। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि इस क्लास में नहीं बताया गया या फिर इसकी पिछली वाली क्लास में नहीं बताया गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर से आएगी। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।